क्योंकि आप कोई मादर पिदर आज़ाद माशरा नहीं चला सकते। उस माशरे को मेंटेन करने के लिए आपको कानून और कानून साजी की जरूरत होती है। कानून के मुताबिक बेटे बेटियों का हिस्सा जो है वो बराबर है। अब कानून जब इस्लाम कह रहा है, हमारा मजहब कह रहा है, तो फिर हमें विरासत में हिस्सा देना चाहिए। तो ये जब औरतें इस तरह की जराइम का शिकार होंगी तो उनके पास कानून होगा ना, जिसकी मदद से वो जाके अपना इंसाफ, जस्टिस मांगती हैं। अच्छा, एक तो हम ये नहीं कि जो भी है हम पॉलिसीज बना के उनको दे सकते हैं, कि बिल बना के उनको दें कि जिस पे भी सोचा जाए। यहाँ औरतों को रस्म रिवाज के दायरे में देखा जाता है कि लॉ इज देयर बट इट वाज कस्टम, यानी रस्म रिवाज थे कि हम अपनी बेटियों को हिस्सा ही नहीं देते थे। वो में भी हम अगर देखें तो सेक्सुअल हरासमेंट के जब लॉ नया नया पास हुआ था तो उसके कुछ एड्स चलते रहे थे ना, तो उनसे उनकी राय ले लिया करो, उसकी भी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हमने एक आम औरत जो घर में रहने वाली औरत है, वो इन सारे कवानीन से फायदा किस तरह से उठा सकती है? कानून आपको इजाजत देता है अपनी मर्जी से शादी करने की, इस्लाम आपको इजाजत देता है अपनी मर्जी से शादी करने की, लेकिन वो कहाँ तक हम कामयाब हो सके, ये एक और डिबेट है, जिसके मैं समझता हूँ कि माशरे में आज नहीं लेकिन कल उसके बेहतर नताइज मिलने की तवक्को में नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा खुशी का मौका है कि आज हम 8 मार्च मना रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में औरतों के हवाले से दिन मनाया जाता है, औरतों की आज़ादी का, औरतों की जद्दोजहद का। तो आए हम बात करते हैं हमारे साथ इसी पे कि औरतों की जो जद्दोजहद रही, जो हम 8 मार्च मना रहे हैं, पूरी दुनिया में इसको कैसे मनाया जाता है और पाकिस्तान में इसका अभी तक जो मकाम है वो कहाँ तक पहुँच सका। तो सबसे हमारे साथ जो मेहमान इस प्रोग्राम में हैं, आबिद सुलेमान साहब हैं, मुमताज़ मुगल और एडवोकेट हारून सलमान। तो जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछती हूँ कि औरतों के आलमी दिन का जो पस मंज़र है, अगर हम उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो क्या है। बेसिकली 8 मार्च दुनिया भर में जो है औरतों के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है, और इसके पस मंज़र की जो आप बात करें, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था ये औरतों की वेजेस के हवाले से, कि ये जो औरतों को वहाँ पर जो है फैक्ट्रीज में औरतें काम कर रही थी और उनको जो है मुआवजा बराबर नहीं दिया जाता था, और उनपे जो उस वायलेशंस थी उसको उन औरतों ने, जो फैक्ट्री वर्कर्स थी, उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। और फिर जब इन ख़वातीन ने एक मूवमेंट की सूरत में किया तो बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, तशद्दुद हुआ। तो इस दिन से चूँकि ये इनिशिएट हुआ था, तो इस दिन को औरतों के आलमी दिन के साथ जो है 1907 में जो है इसको इनिशिएट किया गया है। अगर हम लोग देखें तो मुझे लगता है कि ये जो पिछले 10 साल हैं, इसमें औरतों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान में हुए हैं औरतों के हवाले से। ये और बात है कि इसमें बहुत सारे गैप हैं, मेरे साथी बात करेंगे इस पे, लेकिन हम देखते हैं कि 2000 से लेकर 2011 का जो दौर है, इसमें बहुत सारी कानून साजी भी हुई, ऐसे अफर्मेटिव एक्शन भी हुए जो कि औरतों को लेकर ऊपर लेके आने के हवाले से हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं 2000 में 33% नुमाइंदगी मिल गई औरतों को, जो कि हमारी बहुत अरसे की डिमांड थी कि औरतों को जो है सियासत में लाएं। जब औरतें सियासत में होंगी तो फैसला साजी में शामिल होंगी, फैसला साजी में शामिल होंगी तो एक तब्दीली का अमल शुरू हुआ है। लेकिन वो कहाँ तक हम कामयाब हो सके, ये एक और डिबेट है। लेकिन हम देखते हैं कि सेनेट में, कौमी असम्बली में हमारे पास 17% औरतें जो हैं, 17% नुमाइंदगी हमारी औरतों को मिल रही है। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं इन पिछले 5-6 सालों में काफ़ी सारी कवानीन बने औरतों के हवाले से।
तो जैसे भी हम बात कर रहे थे कि नुमाइंदगी, सियासत में नुमाइंदगी की बात हुई, फिर इसके बाद हरासमेंट एक्ट आया है, वो एट वर्क प्लेस, ना सिर्फ वर्क प्लेस पे हरासमेंट के हवाले से जो है औरतों के हवाले से कानून साजी हुई है, बल्कि 509 एक अमेंडमेंट जो थी पीपीसी में वो भी अमेंड हुई है, जिस पे जो कि औरतों के लिए बहुत सपोर्ट करेगी। लेकिन कितना सपोर्ट करेगी ये तो अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है उस पर जो है सलमान साहब इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो है इन पिछले 7 सालों में या 10 सालों में हम कह लें कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आ चुका है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है एंटी वुमेन प्रैक्टिसिंग बिल जो है, जिसमें ये जो कि आम हमारे यहाँ रवाज था कि कम उम्री की शादी या फिर वटा सटा की शादी फिर या कुरान से शादी, इस तरह की रस्म रवाज को जो है उसको जो है पाबंदी की गई है, उसमें जो है जुर्म करार दिया गया है। फिर औरतों पर जो तेज़ाब फेंका जाता था उसके हवाले से कानून साजी हुई है। फिर इसके साथ साथ औरतों पर जो है तशद्दुद के हवाले से बिल जो है वो कौमी असम्बली में पास हुआ, लेकिन कौमी असम्बली में पास होने के बाद सेनेट में वो लैप्स हो गया। वो कानून तो नहीं बना, लेकिन अभी सेनेट में जो है इसको अभी पिछले दिनों में इनिशिएट हुआ है, लेकिन वो भी इस्लामाबाद के लिए है। लेकिन अब उसके लिए फिर हम अब चूँकि 18वीं तरमीम जो है वो हुई है, जिससे सूबों को इख्तियारात मिले हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो औरतों के साथ जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं से। ये और बात है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन के, इनकी मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इन पिछले 10 सालों में और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। हमारे वकील साहब जो है वो बताएंगे, मुस्लिम फैमिली लॉ में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से तलाक की रजिस्ट्रेशन है, निकाह की रजिस्ट्रेशन, जो कि बराह रास्त औरतों से जुड़े हुए मसले हैं। बच्चों जहेज़ के हवाले से जो मसाइल हैं, जहेज़ एक्ट जो है वो मौजूद है, लेकिन उसकी अफादियत की उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे हमें ये बात समझनी होगी कि जो कानून साजी होती है ना, उसकी अहमियत क्या है। एक ऐसे माशरों में जहाँ पे बहुत सारे कस्म रिवाज, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, सोशल बिहेवियर जो हैं वो बड़े मैटर करते हों, वहाँ बुनियादी तौर पे औरतों को या मर्दों को भी जो चीज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो कानून साजी होती है, लेजिस्लेशन होती है। अब देखिए, औरतों के हवाले से जो कानून साजी हुई है उससे कम से कम ये बात तो सामने आई है ना कि हुकूमत जो है उसके पास ऐसे कवानीन हैं जो औरतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आलमी कवानीन भी हैं, इसमें पाकिस्तानी कवानीन भी हैं, लोकल कवानीन भी हैं। सो एक तो ये कि कानून की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि आप कोई मादर पिदर आज़ाद माशरा नहीं चला सकते। उस माशरे को मेनटेन करने के लिए आपको कानून और कानून साजी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से औरतों की तरक्की के लिए भी आपको कानून साजी की ज़रूरत है। मसलन मिसाल के तौर पे इस बात की कौन ज़मानत देगा कि औरतों को तालीम जो है हर जगह मिल रही है? कौन ज़मानत देगा कि औरतों के साथ वायलेंस के वाक़यात नहीं हो रहे हैं? कौन ज़मानत देगा कि औरतों को रोज़गार मिल रहा है? कौन ज़मानत देगा कि औरतों को जब घर से बाहर निकलेंगी तो उनको कोई खौफ और राज का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो ये जब औरतें इस तरह की जराइम का शिकार होंगी तो उनके पास कानून होगा ना, जिसकी मदद से वो जाके अपना इंसाफ, जस्टिस मांगती हैं। तो एक तो बात ये है। अब मसला ये है कि सिर्फ महज कानून बनाने से भी मसले हल नहीं होते। पाकिस्तान में जैसे इन्होंने कहा, मुमताज़ ने, कि लास्ट 11-12 वर्षों में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कवानीन तो बन गए हैं, लेकिन सोसाइटी का जो सोशल एटीट्यूड है वो नहीं बदला। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका सोशल फैब्रिक बदलना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना चाहिए था, वो नहीं बदले। वो बात बिल्कुल ठीक कही इन्होंने, सलमान साहब ने, कि बुनियादी तौर पे हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि जब कानून बनता है तो फिर हुकूमत कोशिश करती है इस कानून को सोसाइटी के अंदर ट्रांसलेट किया जाए, लोग इस कानून की पासदारी करने का अज़म जाहिर करें। अभी इसकी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ औरतों को किसी कानून के दायरे में नहीं देखा जाता, यहाँ औरतों को रस्म व रिवाज के दायरे में देखा जाता है। कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे ख़ानदान में सदियों से लड़कियों को तालीम देने की इजाज़त नहीं है तो मेरे लिए रियासती कानून की कोई अहमियत नहीं है, मैं उसकी रिवायत को चलाऊँगा। या मैं अगर अपनी बच्ची, मेरे पूरे ख़ानदान में लड़की की शादी में लड़की की राय नहीं ली जाती, और चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हो कि जब अपने बच्चों की शादियाँ करो, और बिलखुसूस अपनी बेटियों की, तो उनसे उनकी राय ले लिया करो, उसकी भी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ सदियों से एक सिस्टम चला रहा है। तो इसलिए कानून साजी जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और हमारे यहाँ जो कानून साजी पर अमल दरामद ना होने की वजह है वो ये है कि ये फ्यूडल माशरा है, कबायली माशरा है, यहाँ एक मजहबी जनूनियत है, यहाँ एक समाजी तासुबात हैं लोगों के अंदर, वो इतने बालादस्त हो गए हैं कि वो कानून से बालातर हो गए हैं। आप देखिए कि जजेस भी बाद औक़ात ये फैसला देते हैं कि ठीक है कि कानून आपको इजाज़त देता है अपनी मर्ज़ी से शादी करने की, इस्लाम आपको इजाज़त देता है अपनी मर्ज़ी से शादी करने की, लेकिन हमारे मुकामी रस्म व रिवाज इस बात की इजाज़त नहीं देते। तो वो फिर लड़की को जो है ना उसके माँ बाप के साथ वापस भेज देते हैं, बाद में वो लड़की कत्ल भी हो जाती है। सो ये एक इस तरह के तासुबात हमारे यहाँ हैं
जिसकी वजह से, और लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इन तासुबात के बावजूद जो औरतों के कवानीन का बनने का अमल है ये बड़ा पॉजिटिव है। और पाकिस्तान में अब ये बहुत अच्छी बात आगे चल रही है कि हमें कुछ बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि हमने साइन है UDHR का, आपने जिक्र किया कि आलमी इंसानी हकूक़ का माहिदा जो है, CEDAW जो है, CRC है, मिनिमम डेवलपमेंट गोल हैं, ठीक है जी, और ये अपना कैट है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर अब हमारी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग जो है ना हुकूमत की नज़र आ रही है। वो उसके ऊपर कानून साजी भी कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिसके मैं समझता हूँ कि माशरे में आज नहीं लेकिन कल उसके बेहतर नताइज मिलने की तवक्को में नज़र आती है। अच्छा, अभी हारून साहब अगर हम देखते हैं, आपसे मैं अगर बात करूँ कि यही कवानीन भी हमारे पास आ चुके हैं काफ़ी, यानी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी जो है अपने काम कर चुके हैं, पाकिस्तान भी उभर रहा है ख़वातीन को इंसाफ दिलाने की इस जद्दोजहद में। लेकिन कोई बात जो हमने देखी कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो वो किस तरह से पॉसिबल हो सकती है कि हम जो कानून बन रहे हैं वो क्या कवानीन है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ है, तो वो जिनके साथ जिनका ये मेन प्रॉब्लम है उन खवातीन को शायद पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मेरा है, वो सबसे बड़ा रोल हम सब का है जो हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम जो अपने आप को साहिब नज़र कहते हैं या जहन रखते हैं, और जो हम कहते हैं जी कि हम इन इश्यूज़ पर बात करते हैं, इन इश्यूज़ पर काम करते हैं, हमें ये अवेयरनेस जो है ये हर मकतबा फ़िक्र तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अब ये अगर किसी खातून को अब उस कानून का इल्म ही नहीं है तो वो स्टैंड नहीं लेती। बाकी सलमान साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, ये फ्यूडल माशरा है। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। क्रिश्चियन जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, कानून के मुताबिक बेटे बेटियों का हिस्सा जो है वो बराबर है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि लॉ इज़ देयर बट इट वाज कस्टम, यानी रस्म व रवाज थे कि हम अपनी बेटियों को हिस्सा ही नहीं देते थे। आप यकीन करें, आज मैं इस फोरम पे बैठ के ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ आप सबके सामने। जब डिस्कशंस होती थी ये पिछले चंद सालों में भी, अभी तक लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि तुम हमारी बेटियों को ख़राब कर रहे हो, तुम उन्हें ये बता रहे हो कि तुम्हारा प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है। यानी हमारा माशरा ऐसा है, हमारे जहन ऐसे हैं कि हम उसको कबूल नहीं करते हैं। ये बात किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, आप अपने मज़हब को भी उस पॉइंट पर मानने से इनकार कर देते हैं जहाँ पर आप अपना फ़ायदा देखते हैं। इसलिए अब ये जब हम अवेयरनेस देंगे, बहुत सी ख़वातीन ने अब केसेस किए हैं और उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम ख़वातीन को हिस्सा दिलाने की बात करते हैं तो समान जहेज़ जो है उसको रोकने की बात भी उतनी ज़ोर से करनी चाहिए, क्योंकि ये भी कानून मौजूद है कि जो जहेज़ है वो खिलाफ कानून है, गैर कानूनी है। तो अगर एक गरीब घराना है, वहाँ पर एक बच्ची को जायदाद में भी हिस्सा दिया जाए और 5 लाख 4 लाख का जहेज़ भी दिया जाए, तो पीछे जो उसके 1 या 2 भाई हैं या दूसरे बहन भाई हैं उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बहरहाल कानून के मुताबिक क्रिश्चियन जो है उसको उसका बराबर बच्ची का वो हक है। दूसरी कानून साजी जो हुई बिल्कुल इस्लामिक लॉ में खुला बेसिस पे ख़वातीन को तलाक हासिल करने के लिए बहुत आसानी जो है वो फराहम की गई है। लेकिन जो क्रिश्चियन लॉ है उसके अंदर स्टिल एक अगर किसी खातून पर कोई जुल्म व सितम होता है, वो तलाक के लिए जाती है, तो उसको तलाक हासिल करने के लिए बाज़ दफ़ा अगर कंटेस्ट हो जाए, यानी दोनों फरीकैन एक वकील ले आए अदालत में, तो उसको 2-3 साल लग जाते हैं। उसमें भी अमेंडमेंट की हमें ज़रूरत है। और ये काम बिल्कुल बजा तौर पर पहले यहाँ पे बात हुई कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली में, पार्लियामेंट में, ये उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए। और फिर मैं कहूँगा मेरा भी फ़र्ज़ है कि हम भी बिल यहाँ पर बनाएं और उन तक पहुँचाएँ और उन्हें कहें कि ये अमेंडमेंट्स करें। और क्रिश्चियन लॉ के हवाले से ये है कि जनाकारी का इल्ज़ाम जो है वो फ़रीक को दूसरे फ़रीक पर लगाना पड़ता है। और आम केसेस में ये होता है कि सिर्फ जुल्म कर रहा होता है खामद, बीवी को मारता है, तशद्दुद करता है, क्योंकि वो नशा करने वाला शख्स है, शराब पीता है या वो चर्स पीता है, हीरोइन पीता है, उस वजह से वो तशद्दुद करता है। लेकिन जब तलाक के लिए औरत अदालत में जाती है, उसे बाज़ दफ़ा झूठी कसम उठानी पड़ती है कि ये ज़नाकारी में मुलव्वस है। तो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें मजहबी जो हमारे उलमा हैं, जो क्लर्जी है, उनसे
राय लेकर और कानून दान जो हैं वो बैठें, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं बैठें और बिल बनाएं, और ताकि ख़वातीन के लिए ये प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि ऐसे केसेस में देखा गया है कि जब इतने लंबे केसेस चलते हैं कि और मर्द ज़िद बना लेते हैं कि हमने तलाक नहीं होने देनी, और वो वकला को आके कहते हैं जी हमें फ़ैसला नहीं करवाना, इसको प्रोलॉन्ग करें, इसको घसीटें 3, 4, 5 साल, फिर आगे अपील में 2 साल आगे लगाएं, और इस तरह से ताकि इस्तेहसाल हो, जुल्म किया जाए कि जो औरत है एक तो आपने इसको मारा पीटा, जुल्म किया और फिर आप उसे तलाक नहीं देने देते। तो ऐसी बातें